जब कैंग इतना बड़ा साइंटिस्ट था, चालाक था, वो खुद ही उस इंजन कोर को छोटा कर लेता ना। तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन तो आया ही होगा या फिर तुम्हारे किसी दोस्त ने ये पॉइंट तो निकाला ही होगा। इसका जवाब हमें क्वांटामेनिया की हिडन डिटेल्स में मिल जाएगा। डिटेल नंबर 1, जो हमने लोकी सीजन 1 में कैंग का वेरिएंट ही हू रिमेन्स देखा था, वही सेम एंटमैन 3 के मार्वल स्टूडियोज इंट्रो में देखा गया था। आज तक इसमें बस सुपर हीरोज ही दिखाए गए हैं, लेकिन पहली बार एक विलन को दिखाया गया है। डिटेल नंबर 2, अब नेक्स्ट डिटेल भी इसी में से है। वैसे ये कोई बड़ी बात नहीं, पर एंटमैन 3 की शुरुआत लोकी सीजन 1 के रेफरेंस से हुई थी और एंडिंग लोकी सीजन 2 के रेफरेंस से। मतलब इसके इंट्रो में हमें लोकी सीजन 1 का कैंग दिखाया गया था और इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें लोकी सीजन 2 से एक क्लिप दिखाई गई थी। डिटेल नंबर 3, अब ये डिटेल स्टार्टिंग के सीन से ही है, जब स्कॉट और होप दोनों अपने नैनोटेक सूट पहन रहे होते हैं, तो इस शैडो में हम रिफ्लेक्शन देख सकते हैं। भाई ये वीएफएक्स एडिटर वाली डेडिकेशन मेरे एडिटर में होना तो मैं मिस्टर बीस्ट को भी पीछे छोड़ दूं। वैसे ही सेम एफर्ट, सेम डिटेलिंग हमने स्पाइडरमैन नो वे होम में देखे थे पुल वाले सीन पर, और मुझे ये देखकर खुशी हुई कि एंटमैन मूवीज को भी अब काफी इंपॉर्टेंस दी जा रही है। और इस सीन में इस आदमी को देखो, जब स्कॉट सूट अप कर रहा होता है तो ये आदमी थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। डिटेल नंबर 4, जब एंटमैन 1 आई थी तो हमें एंटमैन के इंट्रो में स्कॉट को एक चोर की तरह दिखाया गया था। उसी सेम फुट स्टेप पे चलते हुए हमें कैसी भी दिखाई गई थी एंटमैन 3 में। इसके अलावा कैसी की करी गई कई चीजें भी सिमिलर थी स्कॉट से, जैसे जब कैसी जेंटमैन बनती है वो भी कुछ खट्टा मांगती है स्कॉट की तरह। हरामियों कुछ और मत सोचना। डिटेल नंबर 5, जब जेनेट, होप और हैंक फ्लाई करके जा रहे होते हैं तो वो एक आउटपोस्ट के अक्रॉस होके जाते हैं जहाँ पर कई सोल्जर्स होते हैं, लेकिन जब तुम नोटिस करोगे तो तुम्हें कैंग की एक पेंटिंग दिखेगी। जेनेट ने ऑफकोर्स इस पेंटिंग को देख लिया था और ये भी समझ लिया था कि कैंग द कॉन्करर रूल कर रहा है क्वांटम रिल्म के अंदर। डिटेल नंबर 6, जब स्कॉट लैंग प्रोबेबिलिटी स्टॉर्म में फंस जाता है तो वो अपने ही एक वेरिएंट से मिलता है जो कि बेस्किन रॉबिन्स में अब भी काम कर रहा होता है। मतलब उसकी लाइफ कैसी होती है अगर वो अब भी बेस्किन रॉबिन्स में काम कर रहा होता तो। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम है। मोडॉक ने कहा था कि जो भी एग्जिस्टेड पॉसिबिलिटी स्कॉट सोचेगा वो सब उसके आगे आ जाएगा एक बार में, जिस हिसाब से बेस्किन रॉबिन्स वाले स्कॉट को यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अगर स्कॉट बेस्किन रॉबिन्स से नहीं निकाला जाता तो वो कभी एवेंजर्स नहीं बन पाता, जिसका मतलब ये वाला स्कॉट यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। डिटेल नंबर 7 सुनने से पहले इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में अपना फेवरेट सुपर हीरो भी बता देना। डिटेल नंबर 7, इस सेम सीन में जब स्कॉट खड़े होकर अपने सारे पॉसिबल वेरिएंट्स को देख रहा होता है तो तुमने नोटिस किया स्कॉट मोडॉक से बात कर रहा था तो यहाँ पर कुछ नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने अपना एक कदम आगे रखा तो हम देख सकते हैं कि स्कॉट का एक वेरिएंट बाहर आ गया। मतलब स्कॉट ने जो एक चॉइस बनाई उसकी एक पॉसिबिलिटी आ गई। यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि मार्वल ने डिटेलिंग कितनी अच्छी की है। शुरुआत में जब स्कॉट खड़ा था तो यहाँ पर कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने एक्शन लिया तो एक पॉसिबिलिटी बन गई। डिटेल नंबर 8, नेक्स्ट डिटेल थोड़ी सी अलग है, आई थिंक थोड़ी डीप भी है। ये डिटेल भी सेम सीन से है। जब अपना स्कॉट उस मल्टीवर्सल कोर को सिंक करने की कोशिश कर रहा था तो उसे पता लगा कि एक पिम पार्टिकल से कुछ नहीं होगा, जिसके बाद वो सारे स्कॉट फॉल होने लग जाते हैं। जिसके बाद होप एंट्री मारती है और स्कॉट का हैंड पकड़ लेती है, जिसके बाद इनके सारे वेरिएंट्स एक हो जाते हैं। तो ऐसा हुआ क्यों? जब होप स्कॉट का हैंड पकड़ लेती है तो उन दोनों को अपना एम पता होती है कि उन्हें क्या करना है, जिसके बाद उनके सारे फ्यूचर आउटकम नहीं बनते और वो उस कोर को छोटा भी कर पाते हैं। पहली बार में तो मुझे लगा था कि आज की में चूर हुआ छोरा लैंग का, लेकिन फिर पता चली कि इसके पीछे अलग ही कॉन्सेप्ट है। डिटेल नंबर 9, अब एक ऑनगोइंग थ्योरी चल रही है कि एंडिंग में स्कॉट अलग ही यूनिवर्स में आ गया है, जिसके ऊपर मैंने भी एक वीडियो बना रखी है जिस पर कुछ लोगों ने मुझे गाली भी दे ली, लेकिन फिर पीजे एक्सप्लेन ने सेम चीज पर एक शॉर्ट वीडियो डाली तो उस पर किसी ने गाली नहीं दी। ये भेदभाव क्यों? अब पीजे कह रहा है कि ये अलग यूनिवर्स है तो मैं कहूंगा कि ये सेम ही यूनिवर्स है, क्योंकि ये लोगो यहाँ पर है, लेकिन स्टार्टिंग के फ्रेम में भी था भाई, कैमरे का एंगल अलग था बस। बाकी लोग तो वैसे भी स्कॉट को अजीब तरीके से देख रहे थे, चाहे शुरुआत में हो चाहे लास्ट में हो। फिर ये बुड्ढा रूबिन, इसने पैसे लिए एंडिंग में और स्टार्टिंग में नहीं लिए। तो भाई स्टार्टिंग में रूबिन इसको स्पाइडरमैन समझ रहा था, लेकिन जब उसे पता लगा कि ये एंटमैन है तो एंटमैन कोई फेमस सुपर हीरो थोड़ी ना है, तो इस वजह से उसने पैसे मांग लिए। और ये दूसरा यूनिवर्स होता तो यहाँ पर रेट अलग होने चाहिए थे ना भाई। और भाई अगर ये अलग यूनिवर्स होता तो ये बुड्ढा रूबिन सेम स्टोरी लाइन आगे कंटिन्यू कैसे करता? मतलब स्टार्टिंग में जो इसने कहा था ये उसकी एंडिंग को करेक्ट कैसे कर रहा था? डिटेल नंबर 10, अब बहुत से होशियार ये कह रहे थे कि कैंग इतना बड़ा साइंटिस्ट था तो पिम पार्टिकल बना लेता ना, या खुद ही नीचे जाकर कोर को छोटा कर लेता। अरे भाई कैंग तुमसे ज्यादा चालाक है। अगर कैंग नीचे जाकर कोर को लाने की कोशिश करता तो उसकी भी तो पॉसिबिलिटीज बनती ना। मतलब उसके बाकी के वेरिएंट्स भी आते और वो एक लौता वेरिएंट था जो सबको कॉन्कर करना चाहता था, तो वो आपस में ही लड़ मरते तो वो कोर को कैसे छोटा करता? भाई मार्वल को हल्के में मत लिया करो, वो तुमसे भी आगे सोच के चलता है। तुम बस देखो और एंजॉय करो। हाँ पर मैं ये मानता हूँ कि इस पॉइंट को मार्वल को थोड़ा लाउड एंड क्लियर बता देना चाहिए था। ये वीडियो थी जो डिटेल्स तुमने मिस कर दी होंगी मूवी के अंदर, लेकिन मैं अगली वीडियो में एकदम डीप वाली डिटेल्स लाने वाला हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑन कर लेना ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर तुम पर भी कोई डिटेल या थ्योरी हो तो कमेंट में जरूर बताना, मैं जरूर चेकआउट कर लूंगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। टाटा बाय बाय।